नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 6 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल टियर 2 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जीके के, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 51 की, तो लेखा परीक्षा जो कि रिपोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 142 जो कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और जो कि प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश देता है। अनुच्छेद 45 के बारे में बात करते हैं तो न्यायालय के नियम और सुप्रीम कोर्ट आदि इससे रिलेटेड हो जाएंगे। दोस्तों वही बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 144 जो कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। ठीक है, अनुच्छेद 143 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय के बारे में होता है। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को जो कि प्रदत्त किया जाना होता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 147 की, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 149 जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य बताया गया है। और अनुच्छेद 150 जो कि संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप होता है। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट जो कि बृहद्रथ के सेनापति थे, वह किस वंश से संबंधित थे, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश के। बात करते हैं दोस्तों तो पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य राजा जो कि बृहद्रथ के प्रमुख सेनापति थे। उन्होंने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के कई स्तूपों और शिलालेखों को नष्ट कर दिया था। अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र के पुत्र थे, और भगभद्र जो कि अग्निमित्र के पुत्र थे, और देवभूति जो कि भाग्यभद्र के पुत्र थे। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केंद्र सरकार जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई श्रम पोर्टल। जी दोस्तों, ई श्रम पोर्टल को 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। और इसको किसने लॉन्च किया था, तो जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो कमेंट करके बताइएगा पूछा क्या था। एक प्रश्न आया था कि रीट कितनी प्रकार की होती है, तो दोस्तों भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रीट्स होती हैं, जो कि मैं यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। अनुच्छेद में जो कि अनुच्छेद 32 में रीट सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्राप्त है। चलिए इससे रिलेटेड बता देते हैं पांचों जो कि रीट कौन कौन सी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि परामदेश हो जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा, और अधिकार का परीक्षा रीट। ये सभी 5 प्रकार की रीट्स जो कि जारी किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय फिर उच्च न्यायालय में भी जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी की जाती है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी
समान अधिकार दिया गया है। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद 32 के तहत जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है रिट, और दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो कि जारी करता है रिट। तो इसको याद रखिएगा। परामर्श का अर्थ होता है एक आदेश जो कि न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी किया जाता है जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारी या फिर सरकारी प्रतिनिधि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य करता है। वहीं बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ जो कि शरीर को पेश करना, जो न्यायालय को कारावास के आधारों को जानने के लिए जारी किया जाता है। यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किसी अधिकार से यह अदालत द्वारा एक दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है जिसे एक व्यक्ति सार्वजनिक पद पर दावा करता है। यह रिट जनता को यह देखने में सक्षम बनाती है कि एक सार्वजनिक कार्यालय को हड़प नहीं लिया गया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है प्रमाणिक होना या फिर उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या फिर आदेश को रद्द करते हुए उसके द्वारा एक मामले का फैसला किए जाने के बाद इसे निचली अदालत में जारी किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि एक अवर न्यायालय का न्यायाधिकरण के अधिकार के क्षेत्र का उचित प्रयोग किया जाता है। तो इससे रिलेटेड सभी चीज़ें मैंने बता दी है। 1915 में मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सर एस.पी. सिन्हा थे। ठीक है, सर एस.पी. सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो पहला अधिवेशन जो कि बॉम्बे में जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय जो कि बैरिस्टर थे। पहले अधिवेशन में जो कि 72 में से 39 वकील थे और यह सिलसिला जारी रहा, अर्थात 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल 2022 में टॉप 5 राज्यों की रैंकिंग या फिर इससे रिलेटेड आपको दिया था 4 ऑप्शन, उसमें से फाइंड आउट करना था या फिर मिलान करना था। तो चलिए यहाँ पे मैं सभी चीज़ें यहाँ पे एक बाई एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कौन कौन से राज्य पहले नंबर पे हैं। तो पहले नंबर पे जो कि सर्विसेज है स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो कि ये पहले नंबर पे थे। इसने सबसे अधिक गोल्ड जीता था 61, और दूसरे नंबर पे जो कि यहाँ पे 35 इन्होंने जो कि सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर इन्होंने केवल 128 जीता था, लेकिन इन्होंने गोल्ड ज़्यादा जीता था, इसलिए इसको पहले नंबर पे रखा गया है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जो कि 39 गोल्ड मेडल जीता था, 38 सिल्वर और ब्रॉन्ज जो कि 63। ये सबसे अधिक मेडल जीतने वाला राज्य था 140। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पे हरियाणा था जिसने 48 गोल्ड और यहाँ पे 38 में जो कि सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 115 मेडल जीता था। वहीं कर्नाटका की बात करते हैं तो इसने कुल जो कि 88 मेडल जीता था। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक के बाद तमिलनाडु की, तो इसने कुल 74 मेडल जीते थे। केरल की बात करते हैं तो इसने 54 मेडल जीते थे। मध्य प्रदेश जो कि 66 मेडल जीता था। उत्तर प्रदेश जो कि 56 मेडल जीता था। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो मणिपुर जो कि 50 मेडल जीता था। ठीक है, वहीं पंजाब जो कि 76 मेडल जीता था। वहीं बात करते हैं दिल्ली, इसने 71 मेडल जीता था। वहीं बात करते हैं गुजरात जो कि 49 मेडल जीता था। दोस्तों आप कहेंगे कि 56 के बाद 50 के बाद 76 है, लेकिन ये पीछे क्यों है दोस्तों? क्योंकि इन लोगों ने मेडल जो कि गोल्ड मेडल ज़्यादा जीता था, इस वजह से। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों तो वेस्ट बंगाल गुजरात की बात करते हैं तो इसने 49 जीता था कुल मेडल। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 43, असम की बात करते हैं तो 28, वहीं तेलंगाना की बात करते हैं तो 23। वहीं बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 7 जीता था। ओडिशा जो कि यहाँ पे 26 जीता था। वहीं बात करते हैं दोस्तों झारखंड की तो 13, और राजस्थान की बात करते हैं तो 27 जीता था। वहीं बात करते हैं सबसे लास्ट में जो कि चंडीगढ़ है दोस्तों,
इसने 11 जीता था। तो इससे रिलेटेड मैंने हर चीज़ बता दी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि COP 28 कब हुआ है, तो कब तो हुआ नहीं है दोस्तों, ये कब होगा, ये क्वेश्चन रहा होगा। तो इसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में इसका आयोजन किया गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका पूछा था कि आयोजन कब होगा या फिर कहाँ पे होगा, ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो UNFCCC, ठीक है, UNFCCC कोप जिसको बोलते हैं, जिसको कोस्ट जो कि शॉर्ट में COP यानी कोप के रूप में इसको जाना जाता है। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP या फिर कोप नाम दिया गया था। पहला कोप यानी कोप 1 का आयोजन जो कि 28 मार्च से 7 अप्रैल 1995 तक जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। तो इसका पहला पूछा गया होगा, तो ये कमेंट करके बताइएगा। वैसे 28 पूछा था, तो ये दुबई में इसका आयोजन होगा। अगर देश का नाम पूछा गया होगा तो संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि UAE आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी ऋतुओं, कौन सी ऋतु या फिर कोई ऋतु का नाम दिया था, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में पड़ता है, ये पूछा गया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी बता देता हूँ। जैसे कि बसंत ऋतु जो कि चैत्र माह में आता है और बैसाख में, ठीक है, बसंत ऋतु चैत्र बैसाख माह में आता है यानी मार्च और अप्रैल में। ग्रीष्म ऋतु जो कि ज्येष्ठ और आषाढ़ में आता है अर्थात मई और जून में आता है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो श्रावण और भाद्रपद में आता है अर्थात जुलाई से सितंबर तक आता है। ओके, शरद ऋतु की बात करते हैं जो कि अश्विन और कार्तिक माह में आता है अर्थात अक्टूबर से नवंबर। हेमंत ऋतु की बात करते हैं तो मार्ग शीर्ष और पौष में आता है अर्थात दिसंबर से 15 जनवरी तक। और शिशिर ऋतु जो कि माघ और फाल्गुन माह में आता है। तो ये इससे रिलेटेड क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा एक बार, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शैवाल में प्रजनन की खोज किसने की थी, तो F.E. फ्रिट्ज जो कि फ्रिट्ज ने इसकी फ्रिट्ज जो कि इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, इसे जो कि एल्गोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। शैवाल बड़े पैमाने पर जलीय, ताजे और समुद्री जल दोनों जीव हैं जो प्राकृतिक में जो कि क्लोरोफिल असर सरल का जो कि थैलोइड और ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है। वे नम पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी जैसे विभिन्न आवासों में भी पाए जाते हैं। उनके पास अच्छी तरह से परिभाषित शरीर की कमी और जड़ों, तने या फिर पत्तियां जैसी संरचनाएं की कमी है, ठीक है। शैवाल कायिक जो कि विखंडन द्वारा अलैंगिक जो स्पोर्स का निर्माण और लैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे शैवालों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसको क्लोरोफाइसी यानी हरी शैवाल, जो कि फियोफाइसी जिसको भूरा शैवाल, और रोडोफाइसी जिसको लाल शैवाल कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि F.E. फ्रिट्ज जो कि लोकप्रिय रूप से फाइकोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शैवाल का सबसे प्रामाणिक और व्यापक वर्गीकरण भी दिया है। उन्होंने शैवाल की संरचना और प्रजनन पुस्तक भी लिखी है। बात करते हैं दोस्तों M.O.P. एंगर जो कि मांडियम ओसूरी पार्थसारथी एंगर जो को भारतीय जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। वह एक भारतीय वनस्पति शास्त्री और एक फैकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। शैवाल की संरचना, प्रजनन, कोशिका विज्ञान और वर्गीकरण में अनुसंधान के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। बात करते हैं यहाँ पे MS जो कि रंधवा की, तो मोहिंदर सिंह रंधवा एक वनस्पति शास्त्रीय इतिहासकार एवं प्रमुख लेखक थे। उन्होंने भारत में हरित क्रांति और कृषि अनुसंधान की स्थापना में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR से जुड़े थे। वहीं बात करते हैं दोस्तों G. स्मिथ की, तो विल्बर्ड मॉर्गन स्मिथ एक वनस्पति विज्ञानी और एक फाइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने मुख्य रूप से शैवाल पर काम किया था। उन्होंने क्रिप्टो जो कि गैमिक वनस्पति विज्ञान, संयुक्त राज्य अमेरिका के मीठे पानी के शैवाल आदि जैसे विभिन्न पुस्तकें लिखी है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत की संचित निधि को कौन लेखा जोखा करता है, तो महालेखा नियंत्रक परीक्षक इसको बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो कि दरबार में व्यापारियों की हिसाब रखने वाले को क्या कहते थे, तो इसको सहाना ए मंडी कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों यही सब प्रश्न आज मुझे मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चंस याद है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।